अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ महमूद। आज हम 10th केमिस्ट्री में चैप्टर 12 हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करेंगे और जिन टॉपिक्स को हमने डिस्कस करना है इस चैप्टर में, वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। इंशाल्लाह वन बाय वन इनको हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जिसको हमने स्टडी करना है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई अल्केन्स आर रिएक्टिव? अल्केन्स रिएक्टिव क्यों होते हैं? इसकी दूसरी स्टेटमेंट ये भी बन सकती है व्हाई अल्कीन्स गिव एडिशन रिएक्शन। अल्कीन्स एडिशन रिएक्शन क्यों देते हैं? तो इन दोनों का आंसर एक ही है। जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास अल्केन्स होते हैं, अल्केन्स में हमारे पास होते हैं सिंगल बॉन्ड। अब ये जो बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जिसको मैंने बताया था पहले भी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और ये जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है नॉट इजीली ब्रेकेबल, ये आसानी से टूटता नहीं है। यही वजह है इनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आर नॉट इजीली अवेलेबल। या हम कह सकते हैं बिल्कुल भी इनके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते और यही वजह है इन अल्केन्स को हम कहते हैं ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। अगर अल्केन्स ने रिएक्शन करना है, इन्होंने रिएक्शन परफॉर्म करना है, तो इनको अपना एक हाइड्रोजन लॉस करना पड़ेगा। देन आपके पास कोई भी दूसरा जो एटम है वो रिप्लेस हो सकता है। ये था हमारे अल्केन्स के बारे में कि अल्केन्स जो हैं वो लीस्ट रिएक्टिव है। लीस्ट रिएक्टिव होने की क्या वजह है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, आसानी से टूटता नहीं है। यही वजह है कि इनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आसानी से अवेलेबल नहीं होते या होते ही नहीं हैं। और जो अल्केन्स हैं रिएक्शन करने के लिए हाइड्रोजन लॉस करना पड़ेगा, उसके बाद दूसरा कोई भी एटम उसकी जगह पर रिप्लेस हो सकता है। अल्केन्स जो होते हैं ये रिएक्टिव क्यों होते हैं? इनके रिएक्टिव होने की रीज़न हमारे पास क्या है? इनकी रीज़न ये है कि इनके पास डबल बॉन्ड होता है। जैसे हमारे पास ये इथीन है। अब इनके पास क्योंकि डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड जो इसमें होता है मैंने आपको बताया था एक पाई बॉन्ड होता है और जो पाई बॉन्ड होता है ये वीक बॉन्ड होता है। जबकि जो सेकंड बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ये जो हमारे पास वीक बॉन्ड है, ये समझ लें ये जो ऊपर वाला है ये हमारे पास वीक बॉन्ड है, ये आसानी से टूट जाएगा और ये जब टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे। दैट्स मीन इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि जो हमारे पास वीक बॉन्ड था इजीली ब्रेक डाउन, वो आसानी से टूट जाता है और आसानी से टूटने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाते हैं। जस्ट लाइक दैट CH2 जो हमारे पास ये बॉन्ड था ये टूट जाता है। लेट्स सपोज ये बॉन्ड था ये टूटेगा और जब ये टूटेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाएंगे। अब क्या होगा, हमारे पास कोई भी जो दूसरा एटम है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 हाइड्रोजन है H2, तो ये इनकी जगह पर मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स के पास चले जाएंगे, एक इसके पास और एक इसके पास। तो आपके पास क्या आ जाएगा CH3, पहले डबल बॉन्ड था एक टूट गया तो अब सिंगल रह गया और यहाँ पे CH2 थे और जब एक हाइड्रोजन ऐड हो गई तो यहाँ पे क्या हो गया CH3। यानी यहाँ पर क्या हुआ डबल बॉन्ड टूटने की वजह से, ये जो अल्कीन्स थे यानी जिनके पास डबल बॉन्ड था
बॉन्ड टूटने की वजह से क्या हुआ यहाँ पे, अदर एटम एड अप, जो दूसरा एटम है वो ऐड हुआ है और ऐड होने के बाद डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया है सिंगल बॉन्ड में, और इनको हम कहेंगे ये अल्केन्स हैं हमारे पास। अगर हम थोड़ा सा इलेबोरेट करें इसको, हमारे पास अल्कीन्स ये थे, हम कह सकते हैं ये ओपन कर दिया मैंने स्ट्रक्चर, ये इथीन का स्ट्रक्चर है। हमने अभी क्या कहा कि इनके पास जो एक बॉन्ड है ये टूटेगा, और ये जब टूटेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो गए। अब जब इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो गए तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुई, एक इसके पास आएगी और एक इसके पास, तो आपके पास क्या चीज बनी, ये पहले के थे आपके पास, अब क्या होगा, वो जब बॉन्ड टूटा था यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए थे, यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन ऐड हो रही है, यानी यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन ऐड हो रही है और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन ऐड हो रही है। तो क्या मतलब इसका कि यहाँ जो बॉन्ड था वो टूट गया है, डबल बॉन्ड, यानी एक डबल बॉन्ड टूट गया है। और जब टूटने के बाद क्या हुआ है, आपके पास एक और दो, टू न्यू सिंगल बॉन्ड फॉर्म। एक डबल बॉन्ड टूटने की वजह से आपके पास रिटर्न में आपके पास क्या हो रहा है कि आपके पास दो न्यू सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं। तो ये एक किस्म का आपके पास क्या बन रहा है, इथेन बन रहा है, जिसमें हम कहेंगे CH3CH3। तो ये अल्कीन्स का आंसर है। ये रिएक्टिव होते हैं, उसकी रीजन भी यही है कि इनके पास इजीली इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास एक वीक बॉन्ड होता है जो आसानी से टूट जाता है, और इन इलेक्ट्रॉन के अवेलेबल होने की वजह से कोई भी दूसरा एटम इसमें एड अप हो सकता है, और जिसकी वजह से जो डबल बॉन्ड है वो कन्वर्ट हो जाता है सिंगल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड टूटेगा और दो न्यू सिंगल बॉन्ड हमारे पास बनेंगे। तो इसके अगर हम प्रॉपर आंसर की बात करें तो इसका प्रॉपर आंसर हमारे पास ये है, अल्कीन्स आर रिएक्टिव कंपाउंड। अल्कीन्स एक रिएक्टिव कंपाउंड है। क्यों है, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आर इजीली अवेलेबल, वो आसानी से मुहैया हो जाते हैं, प्रोवाइड हो जाते हैं। कैसे, क्योंकि जो डबल बॉन्ड होता है उसमें से एक बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। रिएक्शन के लिए दिस कंपाउंड, ये कंपाउंड हैव टेंडेंसी, सलाहियत रखते हैं टू रिएक्ट करने की रेडिली, आसानी से, बाय एडिंग अदर कंपाउंड्स, दूसरे कंपाउंड्स को ऐड करके, और जब वो ऐड करेंगे तो बिकम सैचुरेटेड, वो एक सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखें जो अल्कीन्स हैं इनके पास डबल बॉन्ड है, इसीलिए ये आपके पास क्या होते हैं, ये अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हुए, कैसे अवेलेबल हुए, बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हुए, दूसरे एटम आके इस पे एड अप हो गए और ये कन्वर्ट हो गए सिंगल बॉन्ड में। दैट्स मीन ये सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो गए हैं। तो ये आपके पास है कि ये रिएक्टिव क्यों होते हैं, या फिर ये एडिशन रिएक्शन क्यों देते हैं, जो ऊपर मैंने क्वेश्चन मेंशन किया है, तो उसका आंसर आपके पास ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस होते क्या हैं। सबसे पहले आपको यहाँ बताया गया है एडिशन रिएक्शन जो है ये करेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टी है, यानी ये खास खसूसियत है। किसकी प्रॉपर्टी है ये, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की, यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड की पहचान है ये। अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन से होते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड होता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये इन दोनों की पहचान है एडिशन रिएक्शन।
ये दोनों ही क्योंकि अनसैचुरेटेड है तो ये दोनों ही जो रिएक्शंस देंगे वो एडिशन रिएक्शन देंगे। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन क्या है? एडिशन रिएक्शंस होते क्या हैं? दीज आर रिएक्शंस, ये वो रिएक्शंस हैं इन विच जिसमें प्रोडक्ट बनती है। अब ये प्रोडक्ट बनती कैसे है? बाय द एडिशन ऑफ सम रिएजेंट्स, कुछ रिएजेंट्स को ऐड करके प्रोडक्ट बनाई जाती है। और वो रिएजेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? H2Cl2। और ये ऐड किस में होती है? अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो हमारे पास हम कोई भी अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेते हैं, दैट्स मीन हम क्या ले रहे हैं? हम अल्कीन्स ले रहे हैं, क्योंकि अल्कीन्स की बात हो रही है। और अल्कीन्स अनसैचुरेटेड होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास डबल बॉन्ड होता है, वो हमने ले लिया। और हमारे पास है ये इथीन, इथीन जिनके पास ये 2 हाइड्रोजन होंगे, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो बॉन्ड है हमारे पास, एक बॉन्ड आसानी से टूटता है तो ये टूट जाएगा, और ये टूटने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पे कोई भी और हाइड्रोजन आ सकते हैं, वो ऐड होंगी, एक इस कार्बन के पास जाएगी और एक इस कार्बन के पास जाएगी। और क्या होगा? आपके पास स्ट्रक्चर पहले ये था, इधर भी हाइड्रोजन थी, नीचे भी, इस साइड पे भी हाइड्रोजन, इस साइड पे भी। और यहाँ जो अब डबल बॉन्ड था पहले, अब वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि एक टूट गया। चेंजेस क्या आई हैं कि यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन ऐड हो रही है और यहाँ पर भी, यानी एक यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो रही है और एक यहाँ हाइड्रोजन है। यानी आपके पास ये जो डबल बॉन्ड था ये सिंगल में कन्वर्ट हो गया। एक डबल बॉन्ड टूटा तो आपके पास 2 नए बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन गए। तो ये आपके पास अनसैचुरेटेड यानी अल्कीन्स थी। अब ये ऐड होने के बाद, ठीक है, आफ्टर एडिशन रिएक्शन, यानी जैसे ही एडिशन रिएक्शन हो गया तो आपके पास क्या हुआ? आपके पास एक सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया। सैचुरेटेड का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड वाले, दैट्स मीन ये हमारे पास अल्केन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये है आपके पास एडिशन रिएक्शन। ये प्रॉपर केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स पढ़ेंगे। नंबर 1 पे हमारे पास है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स। हाइड्रोजनेशन का ये जो वर्ड है इसका मतलब ये है, हमने क्या करना है, यहाँ पे एडिशन होगी, एडिशन ऑफ मोलिक्यूलर हाइड्रोजन। मोलिक्यूलर हाइड्रोजन आपके पास किस फॉर्म में पाई जाती है? तो पाई जाती है आपके पास H2 की फॉर्म में। इसकी आपके पास कंडीशन क्या है, यानी ये किस कंडीशन में होंगे? ये आपके पास होंगे कैटलिस्ट की मौजूदगी में, यानी शर्त है कि कैटलिस्ट होना चाहिए। कैटलिस्ट भी होगा और आपके पास टेम्परेचर भी होगा। यहाँ पे आपके पास थोड़ी सी चेंजेस हैं। कैटलिस्ट आपके पास यहाँ पे 3 तरह के यूज होते हैं, निकल, प्लेटिनम और प्लेटियम। ये आपके पास निकल है। अगर तो आपके पास निकल यूज हो रहा है तो जो आपके पास टेम्परेचर दिया जाएगा वो 250 से 300 डिग्री सेल्सियस दिया जाएगा। जबकि अगर किसी रिएक्शन में यानी हाइड्रोजनेशन में प्लेटिनम और प्लेडियम यूज हो रहे हैं तब रूम टेम्परेचर दिया जाएगा। रूम टेम्परेचर का मतलब है कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं दिया जाएगा। इस रिएक्शन में इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है आपने, जो एमसीक्यूज वगैरह में भी पूछा जा सकता है कि अगर हम निकल को यूज कर रहे हैं तो टेम्परेचर क्या है, और अगर प्लेटिनम और प्लेडियम को यूज कर रहे हैं तो टेम्परेचर क्या है। रूम टेम्परेचर आपके पास 25 डिग्री सेल्सियस कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट इसके हम केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं। केमिकल इक्वेशन कह लें या एग्जाम्पल कह लें। आपके पास अल्कीन्स हमने लेने हैं, कोई से भी आप अल्कीन्स ले सकते हैं, जैसे इथीन ही ज्यादातर ली जाती है जिसमें डबल बॉन्ड होगा 2 कार्बन वाली।
इसमें हमने हाइड्रोजन को ऐड करवाना है। हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जो कैटलिस्ट सिलेक्ट करेंगे वो हम निकल करेंगे और जब हम निकल करेंगे तो टेम्परेचर हमारे पास 250 से डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस तक होगा। सिंपल वही मैकेनिज्म, बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाएंगे, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास। अब क्या हुआ आपके पास, स्टेप बाय स्टेप अगर आप देखेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। रिएक्शंस की जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए आसान है। स्टेप बाय स्टेप आपने प्रैक्टिस भी करनी है। आपके पास 2 कार्बन थे, पहले ये सिंगल था, डबल बॉन्ड था, जिनमें से एक बॉन्ड टूट गया तो एक रह गया। इधर आपके पास 2 हाइड्रोजन थे, एक ऐड हुआ तो अब 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे। इधर भी आपके पास 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी ऑलरेडी थे, एक और ऐड हुआ तो आपके पास यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन हो गए। यानी आपके पास क्या हुआ, जो अल्कीन्स थे यानी जो डबल बॉन्ड थे वो कन्वर्ट हो गए अल्केन्स में, यानी वो कन्वर्ट हो गए सिंगल बॉन्ड। ये आपके पास है हाइड्रोजनेशन का रिएक्शन। यहाँ पर आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है, इंडस्ट्री लेवल पर दिस रिएक्शन यूज्ड इस्तेमाल किया जाता है कन्वर्ट तब्दील करने के लिए वेजिटेबल ऑयल को, यानी ऑयल को कन्वर्ट करते हैं हम मार्गरीन घी में और इसका दूसरा नाम होता है वनस्पति घी। यानी आपके पास जो ऑयल है अगर उसमें अगर हम हाइड्रोजन को ऐड करते जाएंगे निकल की मौजूदगी में तो आपके पास जितना हम हाइड्रोजन को ऐड करते जाएंगे वो सॉलिड होता जाएगा, यानी वो मार्गरीन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वो घी की शक्ल इख्तियार करता चला जाएगा जितना हाइड्रोजन को हम ऐड करेंगे। तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है, और ऊपर जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन किया वो सारे आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं पास पेपर के लिहाज से। सेकेंड रिएक्शन है हमारे पास हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। हैलोजिनेशन का क्या मतलब है? हैलोजिनेशन का मतलब होता है हमारे पास एडिशन ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस को हमने ऐड करवाना है। हैलोजेंस आपके पास कौन से होते हैं? हैलोजेंस होते हैं एक्स और ये X2 के फॉर्म में होते हैं, और इस एक्स का मतलब होता है आपके पास कि ये ब्रोमीन भी हो सकते हैं जो Br2 की फॉर्म में होंगे, ये क्लोरीन भी हो सकते हैं Cl2 की फॉर्म में, एंड सो ऑन। लेट्स सपोज अगर हम अल्कीन्स में ब्रोमीन को ऐड करवा दें, अल्कीन्स के अगर हम यानी अल्कीन्स में अगर हम ब्रोमीन को ऐड करवाएंगे तो इसको हम कहेंगे ये ब्रोमिनेशन रिएक्शन है ये हैलोजिनेशन भी, लेकिन क्योंकि स्पेसिफिकली हम ब्रोमीन को ऐड करवा रहे हैं इसीलिए इसका नाम हमारे पास होगा ब्रोमिनेशन रिएक्शन। ब्रोमिनेशन रिएक्शन आपके पास एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये आगे जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा। उसके अलावा इसका प्रोसीजर क्या है हमारे पास, ब्रोमिनेशन रिएक्शन का प्रोसीजर क्या होगा, हम ले लेते हैं 2 टेस्ट ट्यूब 1 एंड 2। सपोज ये ए टेस्ट ट्यूब हम नाम दे देते हैं और इसको हम बी का नाम दे देते हैं। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने फिल करवाना है, ए के अंदर हमने किस किस को फिल करवाना है, हमने ब्रोमीन को लेना है, ब्रोमीन को हमने डिजोल्व करवाना है इनर्ट सॉल्वेंट में, ऐसा सॉल्वेंट जो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगा, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन को डिजोल्व करवाएगा। एक सोल्यूशन बनाने के लिए बस हमें लेना है इनर्ट सॉल्वेंट, और इस इनर्ट सॉल्वेंट का जो नाम है वो होते हैं हमारे पास कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये इनर्ट सॉल्वेंट है जो ब्रोमिनेशन में हम यूज करेंगे। इनका मिक्सचर बनाना है, और बी में हमने कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड ले लेना है। अनसैचुरेटेड अगर हम बात करें तो डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं,
तो डबल बॉन्ड में हम अल्कीन्स को ले लेंगे। अल्कीन्स में हम ले लेते हैं इथीन। इसके अंदर हमने ये चीज फिल करवा लिया है। अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे हम ये ब्रोमीन का और इनर सॉल्वेंट का एक सॉल्यूशन बनाते हैं, तो यहाँ पे एक कलर आता है, उस कलर का नाम है रेडिश ब्राउन। ये ब्रोमीन का कलर है। जब हम ब्रोमीन का सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये रेडिश ब्राउन कलर का आपके पास सॉल्यूशन बनेगा। अब हमने क्या करना है, इनको मिक्स कर देना है टेस्ट ट्यूब को। मिक्स टेस्ट ट्यूब ए एंड बी दोनों को मिक्स करवाएं। जैसे ही हमने इनको आपस में मिक्स करवाया, तो जो हमारे पास रेडिश ब्राउन कलर था, ये जो रेडिश ब्राउन कलर था, रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर, वो डिसअपियर हो गया, यानी वो गायब हो गया, वो कलर ही गायब हो गया। और ये कलर बेसिकली हमारे पास किसका था, ये ब्रोमीन का कलर था। जैसे ही जो ब्रोमीन थी, इसने अनसैचुरेटेड कंपाउंड यानी इथीन के साथ हमने इसको मिक्स किया, इन्होंने रिएक्शन किया, तो हमारे पास क्या हुआ कि जो रेडिश ब्राउन कलर था वो डिसअपियर हो गया। इसको हम रिएक्शंस के थ्रू देखते हैं कि हमने क्या लिया था, अल्कीन्स ली थी। अल्कीन्स हम ले लेते हैं इथीन, सी डबल बॉन्ड सी H2 हमने इसके अंदर ऐड करवाया, रिएक्शन करवाया Br2 का, तो हमने देखना क्या हुआ हमारे पास। यहाँ पे जो आपके पास ये डबल बॉन्ड था ये टूट जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो गए। ये आपके पास ब्रोमीन है Br2, ये इस फॉर्म में होते हैं Br, यानी इनके दरमियान आपस में बॉन्ड होता है। अब ये हुआ क्या, यहाँ से भी बॉन्ड टूटा, ठीक है। ये जो ब्रोमीन है इसका कलर क्या था, रेडिश ब्राउन कलर था। जब ब्रोमीन ने इथीन के साथ रिएक्शन किया तो इनके दरमियान बॉन्ड टूट गया। अब एक ब्रोमीन जो है वो इस कार्बन के साथ आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल है इलेक्ट्रॉन, और ये ब्रोमीन इस कार्बन के साथ आ जाएगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। ये इनके साथ रिएक्शन करेंगे तो आपके पास क्या था, CH2 एज इट इज। ये डबल बॉन्ड था, एक टूट गया तो अब सिंगल बॉन्ड आएगा, ये CH2। अब हमारे पास क्या हुआ है, चेंजेस क्या आई हैं, इस कार्बन के साथ भी ब्रोमीन आया है और इस कार्बन के साथ भी ब्रोमीन आया है। तो ये हमारे पास नाम होगा डाई ब्रोमो इथेन। ये जो रेडिश ब्राउन कलर था ये बेसिकली इस बॉन्ड की वजह से था कि ये इस फॉर्म में थे। जैसे ही ये टूट जाएगा और ये टूट कर इनके साथ रिएक्शन कर लेगा, दैट्स मीन अब Br2 अलग अलग हो गए हैं, वो अपने फॉर्म मेंटेन नहीं कर सके, अपनी मतलब बॉन्डिंग को मेंटेन नहीं कर सके। यही वजह है कि यहाँ पर जो कलर था वो क्या हो गया, डिसअपियर हो गया, डिसअपियर रेडिश ब्राउन कलर, क्योंकि इस ब्रोमीन ने किसके साथ रिएक्शन कर लिया, इन डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन थे इनके साथ रिएक्शन कर लिया है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, मतलब इसकी अगर हम इम्पोर्टेंस देखें इस रिएक्शन की, इसकी इम्पोर्टेंस हमारे पास कुछ इस तरीके से है। इसको हम यूज करते हैं, इस रिएक्शन को यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन चेक करने के लिए ये टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है। इसका क्या मतलब है, अनसैचुरेशन का मतलब, अनसैचुरेशन का मतलब होता है, अभी क्योंकि डबल बॉन्ड पढ़ रहे हैं तो डबल बॉन्ड की बात करेंगे कि अगर जैसे ही फॉर एग्जांपल हमने ये कंपाउंड लिया है, कोई भी कंपाउंड है या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमने ये देखना है कि इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है या फिर डबल बॉन्ड है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर ब्रोमीन को ऐड करवाएंगे। अगर तो हमारे पास जो कलर है
वो डिसअपियर हो जाता है। दैट्स मीन डिसअपियर हो गया, दैट्स मीन ब्रोमीन ने इसके साथ रिएक्शन किया है और ब्रोमीन रिएक्शन करेगा डबल बॉन्ड वाले के साथ। तो जब कलर डिसअपियर हो गया दैट्स मीन इसमें जो कंपाउंड है वो कौन सा है? डबल बॉन्ड है। और भी फर्ज अगर ऐसा कोई कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड, यही अगेन हमने पहचाना है कि इसमें सिंगल है या डबल है, तो अगेन इसके अंदर हम ब्रोमीन डालेंगे और ब्रोमीन डालने के बाद जो कलर है ब्रोमीन का वो रिमेन्स, कलर रिमेन्स, यानी वो चेंज नहीं होता। दैट्स मीन उसके पास ये सिंगल बॉन्ड है, यानी वो सैचुरेटेड है। कलर गायब, दैट्स मीन डबल बॉन्ड है, यानी उसमें अनसैचुरेशन पाई जाती है। और अगर कलर कायम रहता है दैट्स मीन वो सैचुरेटेड है, उसने रिएक्शन ही नहीं किया क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं थे। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स की हमने ऑक्सीडेशन करवानी है KMnO4 के साथ। यहाँ पे ऑक्सीडेशन का मतलब होगा आपके पास, यहाँ पे ऐड होंगे OH ग्रुप, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होंगे और KMnO4 की मौजूदगी में होंगे। KMnO4 आपके पास क्या होते हैं? पोटाशियम पर मैग्नेट। और ये जो पोटाशियम पर मैग्नेट हैं, ये एसिडिफाइड होंगे। एसिडिफाइड का मतलब है ये एसिडिक सॉल्यूशन की फॉर्म में होंगे। रिएक्शंस हम देखते हैं इसका। रिएक्शन में हमने इथीन लेनी है, डबल बॉन्ड वाले। इथीन होती है वैसे डबल बॉन्ड की है। उसके बाद KMnO4 हमने लेने हैं, हमने वाटर मॉलिक्यूल लेने हैं। इनकी तादाद कितनी होगी हमारे पास? 3 इथीन होनी चाहिए, KMnO4 की तादाद 2 होनी चाहिए और वाटर मॉलिक्यूल 4 होने चाहिए। यहाँ पे मैं समझाने से पहले आप यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लें, जो आपको पता होनी चाहिए। एक वाटर मॉलिक्यूल जब आयोनाइज होते हैं, टूटते हैं, तो ये एक ही H बनाते हैं और एक ही OH बनाते हैं, यानी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल 2 ले लूँ, तो ये हाइड्रोजन भी 2 ही बनाएँगे और ये OH भी 2 ही बनाएँगे। इसी तरीके से अगर हमारे पास रिएक्शन में 4 वाटर मॉलिक्यूल हैं, तो ये 4 वाटर मॉलिक्यूल आपके पास आयोनाइज होके 4 ही H बनाएँगे और 4 ही OH बनाएँगे। इस चीज़ को आपने नोट कर लेंगे। इनके प्रोडक्ट हमारे पास कैसे आएँगे? जब ये आपस में सब रिएक्शन करेंगे, तो जो इनकी प्रोडक्ट हैं वो हमारे पास कैसे आएँगे? ये हमने देखना है मैकेनिज़्म के थ्रू। ये वो मैकेनिज़्म है जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा। मैकेनिज़्म में हमने वन बाय वन चीज़ें कर लेनी है। हमारे पास इथीन 3 है, तो इनको हम अलग कर देंगे। तीनों इथीन को हमने सबसे पहले सेपरेट कर लेना है और ये हम समझने के लिए कर रहे हैं कि प्रोडक्ट कैसे आएँगे। नेक्स्ट हमारे पास KMnO4 थे, KMnO4 2 थे, इनको भी हमने सेपरेट कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास 4 वाटर मॉलिक्यूल हैं, यानी ये हमें 4 हाइड्रोजन देंगे और 4 ही हमें OH मिलेंगे इसमें से। सबसे पहला जो स्टेप है इस रिएक्शन में वो क्या होगा? इनके पास जो ये डबल बॉन्ड है, इनमें से एक-एक बॉन्ड टूट जाएगा, इन तीनों में से। और जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन इनके पास इनको वापस मिल जाएँगे, वन बाय वन। नेक्स्ट अब क्या होगा? ये जो KMnO4 है, ये सेपरेट होंगे, ये +1 की फॉर्म में और ये सेपरेट होंगे -1 की फॉर्म में। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी और ये जब अलग होते हैं, ये इस फॉर्म में सेपरेट होते हैं। अब ये MnO4 का काम है, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं इनको। यानी MnO4 के पास 4 ऑक्सीजन है, 4 में से 2 ऑक्सीजन इनके पास चले जाएँगे, इन दोनों कार्बन के पास, तो पीछे आपके पास MnO2 रह जाएगा। यानी जो इसने
जो काम था वो कर लिया, इसने 2 ऑक्सीजन देने थे जो वो दे चुका है, अब उसकी ये चीज़ रह जाएगी। इधर MnO4 भी इनको 2 ऑक्सीजन दे देंगे और पीछे आपके पास MnO2 रह जाएंगे। तो अगर हम देखें तो हमारे पास फर्स्ट प्रोडक्ट जो आ रही है, एक ये आ रही है MnO2 और एक ये आ रही है, यानी हमारे पास MnO2 जो है वो 2 आ रहे हैं, ये प्रोडक्ट आई है। अब हमने देखा यहाँ पे ये जो 2 ऑक्सीजन है इनके पास आ रहे हैं, तो ये एक ऑक्सीजन इसके पास जाएगा और एक ऑक्सीजन इसके पास जाएगा। सेम इसी तरीके से एक ऑक्सीजन यहाँ पर जाएगा और एक ऑक्सीजन यहाँ पर जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो इन सब ने ही एक-एक बॉन्ड बनाया हुआ है और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाते हैं। दैट्स मीन अभी भी इनके पास नेगेटिव है। इस ऑक्सीजन के पास भी नेगेटिव है, इस ऑक्सीजन के पास भी नेगेटिव है, इसके पास भी और इसके पास भी नेगेटिव मौजूद है। अब क्योंकि इन चारों के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव है और हमारे पास क्या थे? हमारे पास 4 ही पॉजिटिव है इधर और यहाँ पे 4 ही नेगेटिव। तो ये चारों जो पॉजिटिव हैं वो इन नेगेटिव के पास चले जाएँगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा आपके पास, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ जाएँगे, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ जाएँगे, यहाँ पे भी और यहाँ पर भी। अब क्योंकि इन्होंने इन ऑक्सीजन ने 2-2 बॉन्ड बना लिए, अब ये हाइड्रोजन के साथ इन्होंने बॉन्ड बना लिया है। अब ये नेगेटिव जितने भी हैं ये सारे नेगेटिव 1 बाय 1 रिमूव हो जाएँगे। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा? आपके पास ये K+1 एक ये है और एक K+1 आपके पास ये है, यानी 2 पॉजिटिव ये हैं। तो ये जो 2 पॉजिटिव हैं, ये मिलेंगे इन 2 नेगेटिव से और ये मिलके बना देंगे KOH। 2-2 मिल रहे हैं तो 2 KOH बनेंगे। तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट होगी हमारे पास वो क्या होगी? 2 KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या चीज़ हमारे पास बची? हमारे पास ये 2 OH नेगेटिव बचे हैं। 2 OH नेगेटिव हमारे पास एक इस कार्बन के पास आ जाएँगे और एक इस कार्बन के पास आ जाएँगे। तो आपके पास क्या होगा? यहाँ पे एक OH अटैच हो जाएगा और यहाँ पे एक OH अटैच हो जाएगा। अब क्योंकि ये बॉन्ड टूट गए हैं, ये बॉन्ड क्या हो गए हैं? टूट गए हैं, तो हम इन बॉन्ड्स को सिंगल में कन्वर्ट कर देंगे। तो अगर हम देखें हमारे पास यहाँ पे ये एक प्रोडक्ट ये बनी है CH2, इस तरह के 3 प्रोडक्ट हैं। 2 फर्स्ट ऊपर थी, ये सेकंड है हमारे पास और ये थर्ड है। तो तीसरी प्रोडक्ट जो हमारे पास आई है वो हमारे पास क्या है? CH2 CH2 और यहाँ पे क्या है? OH। इनको हम क्या नाम देते हैं? इनको हम नाम देते हैं, इस प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं इथीन ग्लाइकोल का नाम भी देते हैं और दूसरा नाम है 1,2 इथेन डाइओल। डाइओल का मतलब होता है डाई मीन टू, ऑल मीन अल्कोहल ग्रुप यानी OH ग्रुप। तो यहाँ पे आप देखें ये CH2 है और इनके ऊपर OH ग्रुप अटैच है। किताब में भी मतलब आपको कैसे समझाया गया इस रिएक्शन के बारे में वो भी देख लेते हैं। अल्कीन्स डीकलराइज़ कर देगा, डीकलराइज़ का मतलब होता है डिसअपीयर कर देगा, कलर को गायब कर देगा। किस कलर की बात हो रही है? पिंक कलर को गायब करेगा। पिंक कलर ये किसका है? एसिडिफाइड डाइल्यूट सॉल्यूशन का। और एसिडिफाइड डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब है कि एसिडिक फॉर्म में होगा, एसिड मौजूद होगा, डाइल्यूट का मतलब लिक्विड की फॉर्म में लिक्विड ज़्यादा होगा और ये सॉल्यूशन होगा पोटेशियम परमैंगनेट का। अब ये कलर गायब क्यों होता है? अल्कीन्स पिंक कलर क्यों गायब कर देता है पोटेशियम परमैंगनेट का? बिकॉज़ डबल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं, वो रिएक्ट कर लेते हैं MnO4 के साथ, जैसे मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया। ये जो MnO4 है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाते हैं वो? फर्दर गोज़ ऑन टू फॉर्म MnO2
जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया, ये MnO2 में और MnO2 में 2 MnO2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये मजीद किस में होंगे? इथीन ग्लाइकोल में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इथीन ग्लाइकोल का दूसरा नाम 1,2 इथेन डाइओल है। जैसे इसमें एडिशन हो जाती है दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की, यानी OH ग्रुप की डबल बॉन्ड में। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड था, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड की जगह क्या आ गया है? दो OH ग्रुप यहाँ पर और यहाँ पर, यानी हर डबल बॉन्ड की जगह यहाँ पे दो OH ग्रुप अटैच हो गए हैं। तो ये आपके पास मेंशन है। तो यहाँ पे आपके पास ये एमसीक्यूज आ जाता है। और वो एमसीक्यूज आपके पास क्या है कि ये जो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स अगर हम करें, अल्कीन्स की ऑक्सीडेशन करें, तो हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट आएगी? इथीन ग्लाइकोल और 1,2 इथेन डाइऑल हमारे पास आएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास टेस्ट योर सेल 12.3। टेस्ट योर सेल के कुछ क्वेश्चन आपकी किताब में मेंशन है, तो वहां से हम देखेंगे। और कुछ क्वेश्चन हमने करने हैं, तो हम देखते हैं कौन से। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, हाउ कैन यू प्रिपेयर, आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं प्रोपीन को फ्रॉम प्रोपाइल अल्कोहल। प्रोपाइल अल्कोहल से हमने प्रोपीन को प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। तो इसका आंसर आपके पास क्या है? आपने सबसे पहले प्रोपाइल अल्कोहल देखनी है। प्रोपाइल अल्कोहल किसको कहते हैं? प्रोपाइल अल्कोहल का अगर हम नाम देखें, ये प्रोप है, यानी ये 3 कार्बन वाली है। 1 2 3, ये 3 कार्बन वाली है। और इसके साथ हमारे पास अल्कोहल है, तो हम OH ग्रुप इसके साथ लगाएंगे। अब हमने इनके साथ हाइड्रोजन को एडजस्ट कर देना है। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन आपके पास आएंगे। इनका रिएक्शन हमने करवाना है H2SO4 के साथ, और ये 180 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन करेंगे। ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स में हमने पढ़ा है। अब यहाँ पे आपके पास क्या होगा? यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हमने करवाना है, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल कैसे रिमूव करवाएंगे? यहाँ से एक हाइड्रोजन, और यहाँ से हमने, यानी यहाँ से हमने OH रिमूव करते हैं, ठीक है। ये एक H और ये एक OH। जब यहाँ से आपके पास एक OH रिमूव हो गया, यानी यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हुआ, तो H रह गया। और यहाँ आपके पास 4 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ चली गई, बाकी S वैसे ही आएगा, तो आपके पास SO3 रह जाएगा। आपके पास ये चीज रह जाएगी। तो ये मिल के आपके पास क्या बना देंगे? वाटर मॉलिक्यूल। और आपके पास अब ये जो आपके पास आ गई है ये चीज, और ये मिल जाएंगे आपस में। ये आपके पास क्या मिल जाएंगे? आपस में मिल जाएंगे। तो आपके पास जो नेक्स्ट प्रोडक्ट आएगी, अब आपके पास जो नेक्स्ट प्रोडक्ट आएगी वो क्या आएगी? आपके पास से CH3, उसके साथ CH2, उसके साथ CH2, और यहाँ देखें आपके पास ये O रह गया था, तो यहाँ पे O आएगा। और यहाँ पे अटैच करना है HSO3 को, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन इधर सेंटर में हमने नहीं रखना, हम पहले SO3 को रखेंगे, फिर हाइड्रोजन को हमने रखना है। तो ये प्रोडक्ट है। अब ये जो प्रोडक्ट आपके पास आई है CH3, CH2, CH2, OSO3H,
इसको हमने हीट कंटिन्यू रखना है। जब हीट कंटिन्यू रखेंगे तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो जाएगी। रीअरेंजमेंट कैसे होगी? ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी। अब ये जो हाइड्रोजन रिमूव हुए और ये जो बॉन्ड टूटा, ये आपस में मिलेंगे और क्या, एक हाइड्रोजन ये थी, एक ये थी, तो आपके पास क्या बने, H2 और ये मिल जाएंगे तो ये बना देंगे SO4। अब आपके पास क्या हुआ, एक किस्म का यहाँ पे बॉन्ड टूटा, दैट्स मीन यहाँ पे अब पहले एक दो हाइड्रोजन थी, एक रिमूव हो गई, दैट्स मीन यहाँ पे अब एक ही हाइड्रोजन रह जाएगी। अब यहाँ तो सिर्फ बॉन्ड टूटा है, यहाँ से कुछ रिमूव नहीं होगा, तो यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, क्योंकि बॉन्ड टूटा है, हाइड्रोजन चला गया है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब ये क्या करेंगे, ये आपस में रिएक्शन करेंगे, मतलब बॉन्ड बना देंगे और यहाँ बन जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या आएगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये आपके पास बन गई प्रोपीन। और इधर इस बात का ख्याल रखना है कि ये वाला जो जब हम बॉन्ड तोड़ेंगे तो इसके साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करवानी है, उसके नेक्स्ट कार्बन से रिमूव नहीं करवानी। यानी ये जो भी काम होगा ये साथ साथ वाले कार्बन के साथ होगा। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव अ टेस्ट यूज टू आइडेंटिफाई अनसैचुरेशन। कौन से टेस्ट हैं जिनसे हम मालूम कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की अनसैचुरेशन, यानी उनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है या नहीं पाया जाता। उसका आंसर है आपके पास हेलोजिनेशन, जिसमें हमने ब्रोमिनेशन पढ़ी थी रिएक्शन, ये हेल्प करता है। उसके अलावा ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो भी हमने पढ़ा कि MnO4, ये भी हेल्प करता है, ये इसका आंसर है। केमिकल रिएक्शंस में आपके पास यहाँ तक एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है जो मैंने आपको बताया कि व्हाई अल्कीन्स आर रिएक्टिव, और ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है। और यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन जो बनेगा वो एडिशन रिएक्शन का पॉइंट बनेगा। तो एडिशन रिएक्शन की डेफिनेशन आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक मेंशन है। हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, और कैटलिस्ट के नाम आ सकते हैं, ये इसकी इम्पोर्टेंस है। तो शॉर्ट क्वेश्चन आपसे ये भी अलग से पूछी जा सकती है। ब्रोमिनेशन क्या है, ये भी अलग से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ब्रोमिनेशन या कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है अनसैचुरेशन के लिए, तो ये आपने बताना है। मतलब अगर आ भी जाएगा तो उसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। हाइड्रोजनेशन ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। MCQs जो मैंने आपको लेक्चर में भी बताया, ये MCQs में आता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स विद KMnO4, ये लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसकी प्रोडक्ट का ये जो नाम है, ये जो प्रोडक्ट है इसका जो नाम आपके पास यहाँ पे मेंशन है, इथीन ग्लाइकोल 1 टू इथीन डाइऑल, ये MCQs में पूछा जा सकता है कि अगर हम ऑक्सीडेशन करें अल्कीन्स की तो कौन सी प्रोडक्ट बनती है। और ये टेस्ट भी अनसैचुरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ इथीन, इथीन आ जाए या इथाइलिन आ जाए, तो इस बात आपने कंफ्यूज नहीं होना, इधर भी ENE है और इधर भी ENA है। तो इथीन को हम यूज करते हैं आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी फ्रूट्स को अगर हमने आर्टिफिशियल तरीके से पकाना है, रिपनिंग का मतलब होता है पकाना उसको, जैसे मतलब कोई फ्रूट्स कच्चे हैं तो उनको पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जनरल एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक का मतलब होता है बेहोश करने वाला मटेरियल। पॉलीथीन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पॉलीथीन आपके पास प्लास्टिक मटेरियल होता है जो पैकेजिंग, टॉयज और बैग्स में इस्तेमाल किया जाता है। ये एज अ स्टार्टिंग मटेरियल यूज होते हैं। स्टार्टिंग का मटेरियल का मतलब होता है रॉ मटेरियल। किसकी तैयारी में लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, कौन कौन से कंपाउंड्स इनसे बनाए जा सकते हैं, इथाइलिन, इथाइलिन ऑक्साइड, इथाइल अल्कोहल, इथाइलिन ग्लाइकोल, डाइथाइल ईथर,
अब ये आपके पास अलग से शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज अलग से आ सकते हैं। वैसे ये आपके पास इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इथाइलिन ऑक्साइड किस काम आता है? फ्यूमिगेंट के तौर पर। फ्यूमिगेंट का मतलब होता है धूनी मटेरियल। धूनी मटेरियल जैसे अगर हम कॉइल लगाते हैं मच्छर को मारने के लिए, भगाने के लिए, तो वहाँ पे एक धुआं क्रिएट होता है। वो जो एक धूनी मटेरियल है वो इथाइलिन ऑक्साइड की वजह से है। इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल किसके काम आता है? एंटी फ्रीज के तौर पर आता है। डाइथाइल ईथर इथाइल अल्कोहल हम यूज करते हैं सॉल्वेंट्स के तौर पर। ये अलग से इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फॉर मेकिंग पॉइजनस मस्टर्ड गैस बनाने के लिए इथीन को इस्तेमाल किया जाता है। जो जहरीली गैस होती है, जो केमिकल वॉरफेयर, ऐसी जंगें जिसमें केमिकल यूज हों, उसमें इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग शॉर्ट और एमसीक्यूज के लिहाज से। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, राइपनिंग बनानास। केलों को पकाने के लिए प्रोड्यूस होती है उसमें से इथीन गैस दैट मेक्स फ्रूट राइपन फास्ट एंड लीड्स टू फूड स्पॉइलिंग। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, ये जो हमारे पास केले होते हैं ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, यानी बहुत ज्यादा जल्दी आप ऐसे ही रखे रहेंगे तो ये पक जाएंगे, यानी कच्चे से ये पक जाएंगे। क्यों पकते हैं? क्योंकि इनमें से इथीन गैस प्रोड्यूस होती है। तो ये एमसीक्यूज के लिए पूछा जा सकता है। यही वजह है कि ये जल्दी से खराब होते हैं। स्पॉइलेज का मतलब होता है ये खराब हो जाते हैं। दैट इज द रीजन बनानास आर स्टोर्ड अवे। यही वजह है कि जो केले हैं उनको स्टोर जमा किया जाता है अवे, दूर, फ्रॉम रेस्ट ऑफ द फ्रूट्स, बाकी फलों से दूर रखकर इनको स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास वाई आर अल्कीन्स रिएक्टिव। अल्कीन्स रिएक्टिव क्यों होते हैं? इसका आंसर पेज नंबर 89 पर है। मैं आपको बताया ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। आप लोग ने मेरी किताब की है, जैसे ये नंबरिंग आ रही है, इस नंबरिंग पे नहीं जाना। आपके जो पेज नंबर है वो 89 है, वहां पे आपने देखना है। सेकंड क्वेश्चन कर लिया, थर्ड क्वेश्चन कर लिया, फोर्थ गिव अ यूज ऑफ इथीन। पेज नंबर आपके पास 90। 90 में है ये आपके पास यूज ऑफ इथीन। कोई से भी आपने दो तीन कर लेने।